रात के 2 बज रहे थे कि अचानक मेरी आंख खटके की आवाज से खुल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई है। पहले तो मैं डर गई कि कहीं कोई चोर ही घर में ना आया हो। मैंने अपने पति को हिलाया, लेकिन वो तो ऐसी गहरी नींद में सोया था जैसे कुंभकर्ण का बाप हो। मेरे बार बार उठाने पर भी नहीं उठा, तो मैं खुद ही बाहर आ गई। डरती डरती कमरे से बाहर जाकर देखा तो सामने का दृश्य मुझे कुछ हैरान कर गया, क्योंकि मेरी ननद अपने कमरे से निकलकर बाहर गेट की तरफ जा रही थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर नहीं गई थी, बल्कि वहीं पर ही खड़ी थी। मुझे हैरानी हुई कि रात के इस पहर दरवाजे पर क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब वो पलटी तो उसके हाथ में पार्सल था। वो देखकर मुझे हैरत का झटका लगा और गुस्सा भी आया कि ये कोई वक्त है पार्सल मंगवाने का। वो सामने मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्या मंगवाया है? वो घबराकर कहने लगी, भाभी, आप जानती हो मैं रात में जाकर काम करती हूँ, तो मुझे भूख लग रही थी, बस इसीलिए खाना ऑर्डर किया है। फिर जल्दी से वो पार्सल अपने दुपट्टे के नीचे छुपाते हुए अपने कमरे में भाग गई। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैं उलझ गई थी कि उसने खाना क्यों ऑर्डर किया, जबकि आज रात का खाना उसकी माँ ने खास तौर पर उसकी पसंद का बनाया था और उसने पेट भरकर खाया था। और यहाँ तक कि अभी किचन में खाना बचा भी था, तो बजाय वो खाने के ये ऑर्डर करने वाला क्या चक्कर था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसने बर्गर पिज्ज़ा वगैरह मंगवाया होगा। लेकिन रात का इस पहर है, ये बात बहुत अजीब थी। वो ऑनलाइन काम करती थी, इसलिए सब घर वालों ने उसे प्यार से रखा था और उसकी हर बात मानी जाती थी। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। जो ही कमरे से बाहर निकली तो एक बार फिर मैं चौंक गई। वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि अब की बार मैंने एक बार फिर अपनी ननद को अपने कमरे से बाहर निकलते देखा था। इस बार उसने खुद को एक बड़ी सी चादर में छिपा रखा था और वो सावधानी से इधर उधर देखते हुए बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। मेरे देखते ही देखते वो दरवाजे से बाहर चली गई। रात के 2:30 बज रहे थे। वो न जाने किसके साथ घर से चली गई। मैं भागती हुई दोबारा अंदर गई और अपने पति को झंझोड़ते हुए उठाने लगी। वो नींद में बड़बड़ाकर करवट बदल गया, लेकिन जागा नहीं। चिल्लाते हुए मैं जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई कि उन्हें जगाकर उनकी बेटी के कारनामे बताऊंगी कि वो घर से भाग गई है। मगर दोनों माँ आवाज से मुझे कहने लगी, अरे पागल हो गई हो क्या? अभी तक नींद में ही हो? कैसी फालतू बातें कर रही हो? मैं अभी खुद अपनी बेटी को देख कर आ रही हूँ, वो सो रही है। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आया, तो मैं उसी वक्त दौड़ते हुए अपनी ननद के कमरे में पहुंची। तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो कमरे में ही थी और सुकून से मजे की नींद सो रही थी। सास कहने लगी, जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा है। मैं अपनी सास को कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे विश्वास था कि अगर मैं अपनी ननद से पूछती तो वो भी कभी भी मुझे सीधा जवाब नहीं देगी, बल्कि साफ मुकर जाएगी। कल रात का वाकया मेरे जहन से चिपक कर रह गया था। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। पहले पार्सल का आना, उसका मुझसे छुपाकर कमरे में लेकर जाना, फिर थोड़ी देर बाद ही चादर में घर से बाहर निकल जाना। ये सब कुछ मामूली बात तो नहीं थी, नजरअंदाज भी नहीं किया जाता। जाने एक रात की कहानी थी या हर रात की। मैंने सोचा कि आज रात में जागकर उस पर नजर रखूंगी, ताकि मुझे पता चले कि कल जो कुछ भी हुआ वो मेरा वहम था या हकीकत। इसलिए मैंने 2 बजे का अलार्म भी लगा लिया। लेकिन 9 बजे के बाद ही मेरी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। सुबह तकरीबन 7 बजे आंख खुली। हैरानी वाली बात यह थी कि मैं जाग नहीं पाई। ना जाने कब तक अलार्म बजता रहा और हम दोनों मियाँ बीवी को कोई खबर ना हो सकी। और सुबह अपने रोजाना के मुताबिक आंख खुली। न जाने क्या चक्कर था जो मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर एक बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी। जब मैंने अपनी ननद के कमरे की सफाई की तो मुझे अलमारी से नींद के कैप्सूल मिले। कैप्सूल का यहाँ पर क्या काम था, जबकि वो तो सारी रात जागकर काम करती थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो ही हम सबके खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी और हम सब सो जाते थे ताकि वो अपना काम कर सके? लेकिन खाना तो वो हमारे साथ ही खाती थी। तो फिर अचानक मुझे दूध का ख्याल आया और मैंने उस पर नज़र रखने का फैसला कर लिया था। रात के खाने के बाद दूध उबालकर मैं जल्दी से फ्रिज के पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद इधर उधर देखते हुए किचन में आई और जल्दी से दूध वाली पतीली में नीम की गोलियां मिलाने लगी। मेरे शक का सबूत मिल चुका था कि वाकई इस काम के पीछे यही थी।
लेकिन आखिर इसका मकसद क्या था? जो भी था, आज तो मैं पता करके ही रहने वाली थी, क्योंकि मैंने आज दूध नहीं पिया था, तो आज मुझे नींद नहीं आने वाली थी। मैं चाहती तो अपनी सास और अपने पति को सब बता सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले कुछ सबूत मेरे हाथ लगे, ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मैंने उसके दूध के गिलास को बदल दिया था। इस वजह से वो भी आज गहरी नींद में सो रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गई। कुछ देर के बाद मोबाइल पर मैसेज आया कि दरवाजे पर आओ, पार्सल आ चुका है। मैंने जल्दी से अपनी ननद की चादर ली और चेहरा छिपाते हुए बाहर चली गई और ननद बनकर वो पार्सल उस आदमी से रिसीव कर लिया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले, मगर शायद वो बहुत जल्दी में था, इसीलिए चेहरा देखे बिना ही उसने मुझे वो पार्सल पकड़ाकर चला गया। इस पार्सल के अंदर कुछ हिल रहा था। मैं तो एकदम से डर कर रह गई थी, जाने इस पार्सल के अंदर क्या चीज़ थी। खैर, मैं उसे अपने ननद के कमरे में लेकर आई और इससे पहले कि मैं इस पार्सल को खोलती, अचानक से मेरी ननद के फ़ोन पर एक मैसेज और आया, जिसे पढ़कर मैं चौंक गई। लिखा था, ये पार्सल 3 बजे नीचे दिए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। जिस आदमी को पार्सल दोगी वही तुम्हें पैसे दे देगा। मैसेज को पढ़कर मैं हैरत में पड़ गई कि आखिर ये काम क्या कर रही है। इसने ऑनलाइन काम के अलावा कोई काम भी शुरू कर दिया है, और वो भी रात के इस पहर पार्सल पहुंचाने वाला। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने फैसला किया कि अपनी ननद की जगह मैं ये पार्सल देकर आऊंगी। इस बहाने मुझे पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, और ये भी देख लूंगी कि आखिर उसे कितने पैसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर में मैं उस जगह पर पहुंच गई। वो एक सुनसान सा इलाका था। पहली बार मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये किस किस्म के लोग थे। अभी मैं वापस आने ही लगी थी कि एक नकाबपोश आदमी आया। उसने मेरे हाथ से वो पार्सल लिया और एक लिफाफा मेरे हाथों पर पकड़ाकर चला गया। मैंने लिफाफा वहीं पर खोला तो अंदर मौजूद पैसे देखकर मेरे दिमाग के तोते ही उड़ गए। इतने सारे पैसे तो मैंने जिंदगी में पहले कभी देखे ही नहीं थे। मैं ये सब देखकर लालच में आ गई और मैंने अगले दिन फिर से यही चाल चली। रात को फिर से मैंने उसे 2-3 गोलियां और खिला दी, क्योंकि मैं आज फिर उसकी जगह पर जाना चाहती थी और ढेर सारे पैसे लाना चाहती थी। उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो मैं जाकर पार्सल ले आई और जहाँ पहुँचाना था वहाँ पर पहुँच गई। मैं अंदर ही अंदर हिसाब किताब लगा रही थी कि अगर आज भी 1 लाख से कुछ ज़्यादा ही पैसे हुए तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं अपने लिए सोने के कुछ जेवरत बनवा सकूं। मैं यही सब सोचने में मगन थी कि दूर से एक आदमी को आते देखा। उसने मुझसे पार्सल लिया और मुझे पैसे पकड़ा दिया। वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए ना मैं उसका चेहरा देख पा रही थी और ना ही उसे मेरा चेहरा नजर आ रहा था। मैं वापस आ रही थी कि अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे एक तरफ घसीट लिया। सड़क बिल्कुल खाली थी। वो जो कोई भी था मेरे कानों में चुपके से कहने लगा कि तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। कल जो तुम्हें पैसे मिले थे वो तो मुझे दिए बगैर ही चली गई, और आज भी तुम्हारा यही इरादा था। लगता है तुम भूल गई हो कि हमारी क्या डील हुई थी। अचानक मुझ पर क्या मुसीबत आ पड़ी थी। मैंने उसका हाथ मुंह से हटाते हुए कहा, कौन हो तुम? वो फिर से मुझे अपने काबू में करते हुए कहने लगा कि रीना मैडम, अब तुम ऐसे सवाल करोगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है, और जान लो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अकेले अकेले तो तुम्हें ये सब कुछ हड़पने नहीं दूंगा। उसके मुंह से अपनी ननद का नाम सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई। वो जो कोई भी था मुझे रीना समझ रहा था, लेकिन आखिर रीना उसे पैसे क्यों देती थी? अचानक उसी वक्त हम दोनों पर ही हेडलाइट पड़ी। पुलिस की एक जीप हमारे करीब आकर रुकी थी। वो भागने ही लगा था कि मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, ये आदमी मुझे लूट रहा है, मुझे बचाएं। वो लड़का कुछ कहने ही वाला था कि मेरी शक्ल देखकर एकदम से उलझन में पड़ गया। उससे कुछ बोला ही नहीं गया और उसी वक्त पुलिस वालों ने आकर उसे पकड़ लिया। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। पुलिस वाले मुझे भी साथ चलने को कह रहे थे ताकि मैं वहाँ जाकर थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकूं, मगर मैं सुबह का वादा करके जल्दी वहाँ से भाग गई। अभी भी मेरे दिमाग में था कि आखिर रीना का और उस लड़के का क्या ताल्लुक है। घर आकर मैंने सुबह तक का इंतजार बड़ी मुश्किल से किया। जब वो नींद से जागी तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि तुम्हारी जगह मैं 2 दिन तक जाकर तुम्हारा वाला काम करती रही हूँ। तो वो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, इसीलिए तो मैं रोज रोज सारे पैसे उन्हें देकर खुद खाली हाथ आ जाती थी। मैंने उलझन से पूछा,
लेकिन तुम उसके लिए ये सब क्यों करती थी? तो वो रोते हुए कहने लगी, उसके पास मेरा एक ऐसा राज है जो सबके सामने आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहूंगी। मेरी ननद सिसकने लगी थी। मैंने उसे प्यार से चुप कराया और कहा कि मुझे सारी बात बताओ कि कब क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रीना कहने लगी कि ये सच है कि मैं ऑनलाइन काम ही करती हूँ। मेरा काम बस 4-5 घंटे का ही होता है, लेकिन मुझे मोबाइल और लैपटॉप की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि मैं काम ना होने के बावजूद भी घंटों फिजूल की स्क्रॉलिंग करती रहती थी। और तभी मेरी दोस्ती यश से हो गई। हम दोनों की जान पहचान इंस्टा के जरिए हुई। हम अक्सर रात में चैटिंग करते थे। यूँ धीरे धीरे हमारी जान पहचान दोस्ती में बदल गई। वो हमारे ही शहर का था और मैं उसे 1-2 बार मिली भी थी। मुझे वो अच्छा इंसान लगा था। इन मेल मुलाकातों में हम दोनों बहक गए थे। बाद में मुझे एहसास भी हुआ था कि मैं कितना गलत कर चुकी हूँ। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई थी और मैंने उससे कहा कि हमें फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका रवैया भी बदलने लगा। एक दिन जब मैंने उससे सख्ती से बात की तो उसने मुझे कुछ वीडियोस और तस्वीरें भेजी और मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरा राज सबके सामने खोल देगा और ये तस्वीर और ये वीडियोस मेरे भाई को दिखा देगा। भाभी, मैं मजबूर हो गई थी। मैं क्या करती? 1-2 बार मैंने बहुत मुश्किल से पैसे कमाकर उसे दे दिए थे, मगर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी डिमांड पूरी करती। वो मुझे कहने लगा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। उसी के कहने के मुताबिक मैं उसे रोज पार्सल पहुंचाती थी और जो मुझे पैसे मिलते थे वो घर वापस आने से पहले ही वो मुझसे रास्ते में ही लेता था। मैंने अपने आप से पार्सल के बारे में पूछा तो वो सर हिलाते हुए कहने लगी, भाभी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस वही कर रही थी जो वो कहता था। जब मैंने उसे बताया कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में है, तो वो और भी डर गई कि अगर उसने मेरा राज सबको बता दिया तो मैं क्या करूँगी। मैंने उसे समझाया कि एक गुनाह तो तुम कर ही चुकी हो कि अनजान शख्स की मोहब्बत में हर हद से गुजर गई, मगर अब चूंकि तुम्हें एहसास हो ही गया है तो तुम्हें उसके हाथों ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना लड़कियों को कमज़ोर और इन लड़कों को और भी ताकतवर बना देता है और वो कई और लड़कियों की ज़िंदगी से खेलने के लिए तैयार होते हैं। तुम्हें उसके खिलाफ जाना होगा। अगले दिन हम दोनों पुलिस स्टेशन गए। वहाँ का पुलिस ऑफिसर बहुत ही अच्छा इंसान था। हमने उसे सारी बात बताई तो उसने हमारी मदद करने का वादा किया। वो ऑफिसर कहने लगा कि पिछले कई दिनों से हमारी खुफिया पुलिस कुछ खास मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, मगर वो उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के लिए आप पार्सल पहुंचाने का काम करती थी वो वही हैं। उसी रात जब फिर से पार्सल पहुंचाने का मैसेज आया तो हमने वो पुलिस वालों को फॉरवर्ड कर दिया था। एन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छापा मारा और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो पार्सल लेने आया था। हमारा काम बस यही था, बाकी का काम उन्होंने किया था। बाद में हमें सारी जानकारी मिली, जिनका खुलासा कुछ यूँ था कि वो लड़का यश इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती करके उनके साथ गलत करता था और फिर उनका वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसके साथ ही वो गैर कानूनी चीज़ों की सेलिंग का काम भी करता था, मगर इन दिनों चूंकि पुलिस एक्टिव थी तो वो अपनी जगह रीना को भेज देता था ताकि किसी को शक ना हो। ये सब पिछले 1 महीने से जारी था। अब शुक्र था कि पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया और उस लड़के से भी सारा डाटा निकलवा कर न सिर्फ डिलीट कर दिया बल्कि हमें यकीन भी दिलाया कि अब वो एक लंबे अरसे के लिए जेल से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब कुछ हमने मेरे पति को पता नहीं चलने दिया था। सिर्फ मेरी सास जानती थी कि क्या हो रहा है। मैंने उन्हें समझाया भी कि सारी गलती आपकी है। जवान लड़कियों को अगर काम के लिए भी मोबाइल फ़ोन दिया जाए तो भी माँ बाप को उन पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहीं किसी गलत रास्ते पे ना चल दें। वो शर्मिंदा हो गई और मेरी ननद भी अब समझ चुकी थी कि क्या सही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।